हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आचार्य विकास आप सबका स्वागत करता हूं। बीपीएससी साक्षात्कार के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोडेटा के बारे में। बायोडेटा जो कि साक्षात्कार का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जहां पे बार बार अभ्यर्थी ये सोचकर परेशान होते हैं कि बायोडेटा में कहां-कहां से सवाल आ सकते हैं। तो हमने उसकी एक सूची बनाई है कि बायोडेटा में आपसे कहां-कहां सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जानकारियों, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लेके, दूसरा आपके नेटिव प्लेस, गृह जिला आदि को लेकर, आपकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर, अगर आपने कभी एनसीसी एनएसएस में भाग लिया हो उसका, आप किस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, आपके फेवरेट लेखक कौन हैं, अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, पहले किसी सेवा में रहे हैं तो उससे संबंधित सवाल, आपकी सेवा वरीयता और अंत में आपकी शौक, रुचि या स्पोर्ट जो आप खेलते हो। इसको मैंने 3 भाग में बांटा है। आज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि लिखा हुआ है, उसको मैंने काट रखा है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि बीपीएससी अपनी अभ्यर्थियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बीपीएससी पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब ये व्यक्तिगत जानकारी आपसे साक्षात्कार के दौरान पैनल सदस्य नहीं लेते हैं। पैनल सदस्य या बोर्ड के अंदर आपको अपना रोल नंबर तक नहीं लेके जाना होता है। साक्षात्कार कक्ष के बाहर आपको एक कोड दे दिया जाएगा और वही कोड इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आपकी पहचान होगी। इसीलिए नाम या डेट ऑफ बर्थ ये सब संभवतः अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको काट के रखा है। लेकिन अपने लेक्चर में हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि कि अगर जब नाम पूछा जाता था तो किस तरह के सवाल आते थे। साथ ही आपको अपने गृह स्थान, गृह जिले को लेकर किस तरह की तैयारी करनी है हम लोग वो देखेंगे, और शैक्षिक योग्यता के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि सीक्रेसी को लेकर, गोपनीयता को लेकर ये नाम और डेट ऑफ बर्थ, अब नाम, रोल नंबर ये सब नहीं बताए जाते हैं, लेकिन अगर ये बताए जाते तो किस तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहला, आपके नाम का अर्थ। बहुत सारे लोगों का नाम कुछ अलग होता है, तो नेचुरली वो साक्षात्कारता को आकर्षित करता है कि ये नाम का मतलब क्या हुआ, ये नाम कहाँ से लिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन। साथ ही कोई महत्वपूर्ण हस्ती जो उस नाम के हो, उनके बारे में आपको जानकारी रखना होता था। साथ ही कई बार डेट ऑफ बर्थ को लेकर सवाल हो जाता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ तो याद होता है, पर शायद किस दिन, वो जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन वो सोमवार था या मंगलवार था, ये शायद ना ध्यान में हो, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता था। साथ ही उस विशेष दिन की कोई महत्वपूर्ण घटना अगर हुई हो, उसको कोई महत्वपूर्ण हस्ती जिन्होंने उस दिन जन्म लिया हो, या आपके जन्म के वर्ष में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में तैयार करना होता था, उसको आप तैयार करते थे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आपके गृह स्थान को लेके, नेटिव प्लेस को लेके। इसमें आपसे वो आपके प्रखंड के बारे में, अनुमंडल के बारे में, जिला के बारे में या राज्य के बारे में सवाल करते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि आप अपने जिला के या अपने प्रखंड के बारे में, संभवतः जिला से लेकर ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन को, जैसे आपने बिहार विशेष के लिए राज्य का जनसंख्या, सेक्स रेशियो बाकी तैयार किया था, उसी तरीके से आप अपने जिले के भी इस डेटा को तैयार कर लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने ब्लॉक के बारे में तैयार रखेंगे, जिसमें भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक आधार पे, या अगर सांस्कृतिक महत्व का कोई स्थान हो या टूरिस्ट प्लेस हो, तो उन चीजों को आपको तैयार करना है। जैसे एक ज्योग्राफी में से रिलेटेड आपके जिला या इनके बारे में बहुत फेमस सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, वो है कि अपने जिले की चौहद्दी बताएं। हम लोग अपने स्टेट का तो तैयार कर कर जाते हैं, लेकिन अपने ब्लॉक या अपने डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी या बाउंड्री तैयार करके नहीं जाते हैं। ये काफी पूछा जाता है सवाल, तो आप अपने स्थान का चौहद्दी अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर वहां कभी कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना हुआ हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में या कभी भी, उसको तैयार कर लेंगे। आपके जिले का एग्रीकल्चर में या उद्योग में क्या स्थान है, कितना ये कंट्रीब्यूशन करता है स्टेट के जीडीपी में, इन चीजों को आप देख लेंगे। साथ ही अगर वो टूरिस्ट प्लेस हो या किसी सांस्कृतिक महत्व का जगह हो,
तो जैसे मिथिला क्षेत्र में उदाहरण के लिए हम लोग ने यहाँ मिथिला पेंटिंग हो, या फिर वहाँ के एग्रीकल्चर को अगर हम देखते हैं तो मखान वगैरह बहुत फेमस है। तो इन चीजों के एस्पेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन पे काफी सवाल आ सकते हैं और इस पे क्रॉस क्वेश्चंस भी काफी हो सकते हैं। उसी तरह से आपके स्थान से कोई अगर महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लीडर्स हों और ऐसा पूछा जाए तो आपको तैयार रखना है। यहाँ पे एक सवाल, एक सलाह होगा कि आप लोग जो भी अपना तैयार करेंगे तो वो जो जनरल इंपॉर्टेंस है वो तो रहेगा ही, वो सभी अभ्यर्थी जवाब देते हैं। कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा लाइट में नहीं रहा है, तो उस पॉइंट्स को भी आप खंगालने की कोशिश कीजिएगा, पता करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब बोर्ड में आप जवाब दें तो आपका आंसर भी थोड़ा सा यूनिक हो और वो उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्व का हो। अगर हम लोग अपने शैक्षिक योग्यता पे आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी साक्षात्कार में शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल किए ही जाते हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक से चलते हैं कि किस किस तरीके के सवाल हो सकते हैं। पहला जो है वो है आपके मार्क्स को लेकर गैप, यानी कि सपोज करिए, हालांकि हाई स्कूल तक से तो जाते नहीं, लेकिन अगर किसी भी लेवल पे आपने, अगर हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, हाई स्कूल में आपके 90% आए और ठीक इंटर में आपके 60% आ गए, तो ये एक बहुत बड़ा उछाल है। या तो ये जो चेंजेस है, ये इतना बड़ा जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका गैप इन ईयर्स, यानी कि आपने कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, उसमें अंतराल हो। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हो मान लीजिए 2015 में, उसके बाद 2 साल 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया, 3 साल बाद आपने पीजी में एडमिशन ले लिया, या आपने 2008 में ग्रेजुएशन किया हो और उसके बाद लंबे समय तक आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की और बाद में फिर आपने पीजी या किसी चीज में एडमिशन ले लिया, तो वो सवाल कर सकते हैं कि ये इतना अंतराल क्यों था। जिनके जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगातार रहा, 10 12 बीए या अगर एमए तक की हो, पीएचडी तक की हो, गैप नहीं है, उनके लिए तो ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके इसमें अंतराल रहा है वो उसका कारण तैयार रखें कि आपका किस वजह से ये गैप रहा है। उससे बाद आपका क्वेश्चन आता है शिफ्ट इन स्ट्रीम। हम लोग देखते हैं अधिकांश लोग, हम लोग इंटर तक साइंस से पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बीए में या बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं। इस तरह के बहुत लोग हैं जो इंटर के बाद अपना स्ट्रीम को चेंज करते हैं। तो कोई ना कोई वजह रहती है कि हम लोग साइंस पढ़ने के बाद आर्ट्स की तरफ या कॉमर्स की तरफ या किसी अन्य की तरफ मूव करते हैं, तो उसका भी हमें तैयार रखना है कि हमने इसको इसमें क्यों मूव किया, ताकि हम रीजन बता सकते हैं कि संभवतः अगर मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट, रुझान जो है आर्ट्स को पढ़ने का या साहित्य को पढ़ने का ज्यादा होने लगा था इंटर के दौरान, इसलिए हमने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमुक विषय के साथ पढ़ना पसंद किया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सवाल आते हैं आपके स्नातक या आपके पीजी या वैकल्पिक विषय से लेकर। कुछ सालों में इधर ट्रेंड देखा गया है, कुछ सालों में लगातार इधर ट्रेंड देखा गया है कि हम लोग बोर्ड जो है हम लोगों से वैकल्पिक विषय को छोड़कर हमारे स्नातक के विषय पे सवाल करने लगते हैं। ऐसा क्यों? शायद बोर्ड को भी ये लगता है कि वैकल्पिक विषय की तो परीक्षा इन्होंने मुख्य परीक्षा में दी और वैकल्पिक विषय इन्होंने अच्छे से तैयार किया है, तो वो हमारे ग्रेजुएशन या हमारे पीजी जिस विषय से किए हैं उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन का नेचुरली है कि ग्रेजुएशन आपने पहले किया तो चीजें उतनी तैयार नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके सब्जेक्ट से रही होंगी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको कम से कम जरूर देख लें, ताकि एकदम से ये ना हो कि हमको ग्रेजुएशन के बारे में पूरा भूल चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो अपना वैकल्पिक विषय चयन किया है वो विषय उन्होंने कभी ग्रेजुएशन या पीजी में नहीं पढ़ा है। रीजन अलग हो सकते हैं, कोई इसलिए लाइक एलएसडब्ल्यू या कोई अन्य सब्जेक्ट लेते हैं कि कहा जाता है कि उसमें स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, या फिर वो उसका सिलेबस छोटा है, या फिर कोई सीनियर्स के सलाह से लेते हैं, कोई हमारे परिवार में या मित्र में उस विषय से सफल हुआ हो, अच्छे अंक प्राप्त किया हो इसलिए लेते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर विषय में कोचिंग अच्छी उपलब्ध हो या नोट्स, क्लास नोट्स अच्छा उपलब्ध हो। ये कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं। तो अगर आपका वैकल्पिक विषय आपके स्नातक या परास्नातक विषय से इतर है, तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे कि आपने वो विषय क्यों लिया, आपने वो वैकल्पिक विषय क्यों चुना। इसके जवाब में आप कह सकते हैं, बहुत आराम से कह सकते हैं कि हाँ, आपने ग्रेजुएशन और उस पर्टिकुलर विषय में आपने ग्रेजुएशन या पीजी तक की पढ़ाई की है, उसके बारे में आपने
सामान्य जानकारी भी इकट्ठा की अपने पढ़ाई के दौरान। तो जब आपको बीपीएससी में शामिल होने का मौका मिला तो आपको एक साथ ये फ्रीडम था कि आप कोई भी वैकल्पिक विषय जो सूची में है आप ले सकते हैं। तो आपने एक नया विषय पढ़ना चाहा जो आपकी तैयारी में भी मदद करेगा और आपको कुछ नया चीज़ जानने को भी मिलेगा, नए विषय के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई और आंसर पसंद आता है जो आपको लगता है कि इस वजह से मेरा वैकल्पिक विषय मैंने लिया था, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका वैकल्पिक विषय कोई भी रहा हो, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके विषय का आपके इस जो आपने वैकल्पिक विषय चयन किया है, उसका प्रशासन में क्या योगदान है, ये आप ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके विषय का प्रशासन में क्या योगदान होगा, तो हर विषय वाले अपने अपना कुछ न कुछ ढूँढ लेंगे कि इस विषय को पढ़ने से हमें प्रशासन में ये मदद मिलती है। जैसे इकोनॉमिक्स वाला डेवलपमेंट को लेकर बता सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने प्रशासन को बता सकते हैं, साहित्य वाले बता सकते हैं कि वो उनके विषय उनको संवेदनशीलता सिखाता है। इस तरह से हर विषय का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन ये चीजें आपको पहले से तैयार रखनी है ताकि उस समय आप असहज महसूस ना करें। नेक्स्ट, अगर आप में से किसी ने हायर क्वालिफिकेशन किया है, जैसे एमफिल या पीएचडी किया हो या कर रहे हो, और साक्षात्कार के दौरान आप इस बात का चर्चा करते हैं कि हाँ, आपने एमफिल पीएचडी या तो कर रहे हैं या किया है, तो संभवतः आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम टॉपिक पे आते हैं कि आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है। मॉक इंटरव्यू के दौरान कई छात्र एक जनरल वर्ड बताते हैं कि सर मैं बाढ़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। साक्षात्कार के दौरान आप ऐसा नहीं कहिएगा, आपका जो एमफिल या पीएचडी का पूरा टॉपिक है वो पूरा बताइएगा कि मैं ये मेरा विषय, इस पे मैं शोध कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके शोध की परिकल्पना क्या है, अगर आपका शोध पूरा हो चुका है तो उसकी फाइंडिंग्स क्या है, आपका विषय जिस विषय पे आप शोध कर रहे हैं उससे समाज को क्या लाभ होगा, क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, और अंततः आपने जो ये समय लगाया अपने शोध में और आप प्रशासन में आना चाह रहे हैं, तो आपका प्रशासन में इस विषय से क्या योगदान है। अक्सर एक सवाल और पूछे जाते हैं जो एमफिल या पीएचडी किए होते हैं, नेट किए होते हैं, कि अगर आपने नेट कर रखा है, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आप शिक्षा जगत में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये सब जवाब तैयार रखने होंगे कि आपने हायर एजुकेशन किया क्योंकि आपका शिक्षा से जुड़ाव रहा है, लेकिन आप प्रशासन में जाकर कार्य करना चाहते हैं, ये आपकी रुचि है, आपका पैशन, शौक है। आप जवाब दे सकते हैं कि इसलिए आप प्रशासन में जाना चाहते हैं। आखिरी अगर हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, वो है कि अगर आपने कोई, बहुत सारे लोग हम लोगों में से तैयारी ग्रेजुएशन करने के बाद कई साल तक तैयारी करते हैं और अंततः जब साक्षात्कार में पहुंचते हैं तो वो बोर्ड पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन या पीजी इतने साल पहले किया था, अभी तक आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि हाँ, हम तैयारी कर रहे थे सर, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन हम प्रयास में लगे हुए थे। कुछ लोगों को थोड़ा असहज महसूस होता है कि मैं इतने गैप को क्या बताऊं, तो वो कहते हैं सर मैंने ये सर्टिफिकेट या मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा का कोर्स किया, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा था, अलग अलग चीजें वो बताते हैं। तो अगर आप ये चीज बताते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर बताएं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कह सकते हैं सर मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कुछ चीजों को तैयार कर ले, जैसे डिप्लोमा में और सर्टिफिकेट कोर्स में क्या अंतर होता है, कितने महीने का कोर्स होता है दोनों, ठीक है। आपने जो किया है डिजास्टर मैनेजमेंट, सपोज करें मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने से आपको क्या लाभ हुआ है, प्रशासन में कैसे आप योगदान दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सर मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया है, संभवतः मुझे कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मिले, तो मैं अपने जो आपने डिग्री या हासिल किया या किताबी ज्ञान जो प्राप्त किया है उसका व्यवहारिक, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप जाके प्रशासन में कर सकते हैं और ये आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग उसमें पढ़े हैं, अपने शैक्षणिक योग्यता में सब सवाल किए हैं। बाकी जैसा हमने चर्चा किया कि बायोडाटा के जो अन्य भाग हैं वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल या कोई आपको सुझाव या कोई और पॉइंट आप चाहते हैं कि बायोडाटा में हम चर्चा करें, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी eshakuntalam.edu@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।